हेलो दोस्तों, आज हम प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं? उस धारा को प्रगतिवाद कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवादी युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता था। किसके आधार पर चलता था? मार्क्सवादी दर्शन, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है काव्य में वही प्रगतिवाद है। राजनीति में उसे क्या कहते हैं? मार्क्सवाद, और काव्य में प्रगतिवाद। प्रगतिवाद मार्क्सवाद की साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम देख लेते हैं। क्या क्या है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का प्रभाव है। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण भी कहा जाता है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है क्या है? वर्ग चेतना प्रदान। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? किस काव्यधारा का है? प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936। छायावाद का समय कब से कब तक था? 1918 से 1936 तक। और 1936 में प्रगतिवाद का उदय हुआ। 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्तादेश में एक और पूंजीवाद और साम्यवाद की शोषक शक्तियों का प्रश्रय दे रही है, तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए बाह्य गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही है। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 ईस्वी में फास्टर्ड के सभापति में पेरिस कहाँ पर है? लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील संघ लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लंदन में। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली थी। प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी इसमें निहित है। डैश प्रगतिवाद का आधार है। क्या है प्रगतिवाद का आधार? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी व्याख्या हमने अभी देखी थी कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। और यह कहाँ पर हुई? लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। यह अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ की गई थी? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। देखिए कि में से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का और मार्क्सवादी प्रभाव का, इन सभी का इसमें योगदान है। तो हमारा आंसर हो गया डी। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? इसमें कौन कौन से विचार मान्य थे? यथार्थवाद मान्य था, पदार्थवाद और समाजवाद, लेकिन रूपवाद इसमें मान्य नहीं था। तो हमारा आंसर हो गया बी।
प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद शामिल हैं। प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रबली सिंह का मत है। चंद्रबली सिंह का मत देख लेते हैं क्या है। विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही है। अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था, ये इसकी प्रवृत्ति नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ए। तो ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और ईश्वर के प्रति अनास्था। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किनका वास्तविक नाम है? नागार्जुन जी का। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जून 1911 को। और कहाँ हुआ था? मधुबनी, बिहार के तिरौनी नामक गांव में। तो ये याद रख लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मधुबनी में। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को खवाजा साहेब दरभंगा, बिहार में ही निधन हो गया था। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक पत्रिका तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री नाम उपनाम से रचनाएं लिखी थी। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उन्होंने महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्तर से माना है। नागार्जुन ने संस्कृत और बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की हैं। पत्थरहीन नगन गाछ मैथिली कविता संग्रह है के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरम, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रतन गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल और बसमाकुर, इनकी रचनाएं हैं। इनकी अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट हैं। कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। नागार्जुन किस वर्ग के कवि थे? नागार्जुन किस वर्ग के कवि थे? प्रगतिवादी। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति का सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? नागार्जुन जी। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या और बुराइयों को जितनी गहराई और धमाकेदार तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की है। राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उनके वास्तविक चेहरों को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण और अत्याचारों का विरोध करते हैं तथा मजदूरों, किसानों और छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका भी निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जी इन्हें कबीर की परंपरा के कवि मानते हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति तथा कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। यहाँ पर कल्पना लोक गलत है, तो हमारा आंसर हो गया ए। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, ये सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है, ये भी सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो गया ए।
प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है प्रगतिवादी समीक्षक? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी के प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीतिक इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है। क्या क्या उल्लेखनीय है? प्रेमचंद और उनका युग, ये 1953, निराला 1946, भारतेंदु 1954, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969। प्रगतिवादी कवि हैं। इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह कौन कौन से हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, तुम मेरी हे मेरी तुम, बोले बोल ऐ बोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे आदि इनकी रचनाएं हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की है। आग का झरना की जगह आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तो युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, बल्कि यह किसकी है? नागार्जुन जी की। तो हमारा आंसर हो गया डी। ये भी केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर झरना दिया है और उनकी रचना में आईना है। अबे सुन बे गुलाब भूल मत, घर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे? है प्रगतिवादी कविता से। ये पंक्तियां किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और किस में से ली गई है? कुकर मुता से ली गई है। और इनकी निराला की और कविताएं रचनाएं कौन कौन सी थी? अणिमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो हम देख लेते हैं प्रगतिवाद के कवि कौन कौन से हैं। नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध प्रगतिवाद के कवि हैं, लेकिन आगे प्रयोगवाद के कवि हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? किस लंबी कविता के? अंधेरे में। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्म संवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी आदि। राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता तथा असाध्य वीणा आगे की लंबी कविता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के कस्बे में हुआ। ये अध्यापक, पत्रकार, वशिष्ठ विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत हैं। इन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? कौन है? मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? किसने लिखी है? मुक्तिबोध जी ने। कामयानी एक पुनर्विचार नामक
नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कामयानी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी ने कामयानी एक अध्याय के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। देखिए यहाँ पर नहीं है। इसी पुस्तक को इन्होंने पुनः संशोधित परिवर्तित करके कामयानी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में इनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित की गई थी। रहस्य पुरुष काव्य मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? अंधेरे में रहस्यवाद नहीं है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और जटपटाहट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। एक सोपन कथा इसमें संकलित है, भूल गलती इसमें संकलित है, ब्रह्म राक्षस चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, लेकिन जन्मदिन की धूप इसमें संकलित नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया ए। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में भूल गलती, एक सोपन कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन कब हुआ? 1964 ईस्वी में, जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है। ये किस में संकलित है? अकाल में सारस। मुक्तिबोध की किस पुस्तक की प्रतिबिंबित किया गया है? किस पुस्तक में प्रतिबिंबित किया गया? भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था। इसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेर का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उनकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? किस अन्य भाषा में है? अवधी में। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली पूर्वी हिंदी में है। त्रिलोचन का साहित्य सफर पत्रकारिता से शुरू हुआ है और आगे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने जाते हैं। यहीं से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी है, जिनमें 27 बैरवे साथ एक साथ हैं। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो हम देख लेते दिनकर की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी दिनकर की रचनाएं हैं, लेकिन त्रिधारा किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो हमारा आंसर हो गया डी। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है, बल्कि किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? बिखरे मोती कब प्रकाशित हुई? 1932 में। उन्मादिनी 1934 में। सीधे साधे चित्र 1947 में। मुकुल और मिला तेज से तेज इत्यादि। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफी प्रसिद्ध थी। ये तो अब भी काफी प्रसिद्ध रचना है। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेणुका जो कब प्रकाशित हुई? 1935 में। हुंकार 1940 ईस्वी में। रसवंती 1940 ईस्वी में। दवंद गीत 1940 में। कुरुक्षेत्र इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है।
सामदेनी 1947 में, रसीमरती 1952, उर्वशी भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, 1961 में प्रकाशित हुई। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, तो ये पूछा जा सकता है कि दिनकर का पहला काव्य संग्रह कौन सा? रेणुका। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है, जिसे गीत नाट्य भी कहा जा सकता है। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य का स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? कुरुक्षेत्र। दो रहा समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये किसकी रचना है? ये किसकी पंक्तियां? रामधारी सिंह दिनकर की। और किस रचना से ली गई है? जनतंत्र का जन्म से ली गई है। ये काफी इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन को सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम, प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 ईस्वी में और प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आह्वान किस में प्रकाशित हुई? प्रतिभा पत्रिका में। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रसीम रेखा 1951 में, अपलक 1952 में और कवासी काव्य संग्रह है। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी इन्होंने 1921 से 23 ईस्वी में किया। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन थे? शंभुनाथ सिंह। नवगीत योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। प्रयोगवाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।